नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर। हाँ, आरएल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मशीन लर्निंग तकनीक कैसे काम करती है। खासकर उन सिस्टम्स में जहां माहौल लगातार बदल रहा हो। हाँ, और जहाँ कई एजेंट्स हों, मतलब सॉफ्टवेयर या रोबोट्स जो एक साथ काम कर रहे हों। हाँ, जैसे हम डायनामिक और मल्टी एजेंट या सोशलिस्टिक वातावरण कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये आरएल क्या चीज़ है? देखिए, आरएल एक तरीका है। इससे मशीनें या कहें एजेंट्स वो सीखते हैं कैसे सीखते हैं? अपने आसपास के माहौल से इंटरैक्ट करके। मतलब कुछ करते हैं, देखते हैं नतीजा क्या हुआ। अच्छा, और सही काम करने पर उन्हें एक तरह का इनाम मिलता है। हाँ बिल्कुल, रिवॉर्ड। और इसी इनाम से वो सीखते हैं कि मुश्किल हालात में क्या फैसले लेने चाहिए। तो ये रट्टा मारने जैसा नहीं हुआ, तजुर्बे से सीखना हुआ। एकदम सही। और यही खूबी इसे ऐसे माहौल के लिए जबरदस्त बनाती है। जहाँ सब कुछ बदलता रहता हो। या जहाँ कई एजेंट्स हों। हाँ, क्योंकि ये एजेंट सिर्फ नियमों पर नहीं चलते, वो लगातार सीखते हैं, बदलते हालात के हिसाब से ढलते हैं। और शायद दूसरों के एक्शन को देखकर भी अपनी रणनीति बदलते हैं। बिल्कुल, यही तो बात है, वो अडेप्ट करते हैं। अच्छा, तो जब माहौल इतना पेचीदा है, बदल रहा है, तो कौन सी खास आरएल तकनीकें हैं जो यहाँ काम आती हैं? देखिए, मोटे तौर पर दो मेन अप्रोच ज्यादा चलते हैं। पहला है मॉडल फ्री आरएल। मॉडल फ्री मतलब एजेंट को माहौल का पूरा नक्शा या मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका एक फेमस उदाहरण है क्यू लर्निंग। अच्छा, क्यू लर्निंग। हाँ, इसमें एजेंट बस कोशिश करता है, देखता है किस काम पर इनाम मिला और उसी से धीरे धीरे सीख लेता है कि किसी सिचुएशन में सबसे अच्छा क्या करना है। तो ये तब बहुत फायदेमंद होगा जब माहौल बहुत तेजी से बदल रहा हो या जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो। सही कहा, क्योंकि मॉडल बनाने का झंझट ही नहीं, सीधे एक्शन और रिवॉर्ड से सीखो। कमाल है, जैसे बिना नक्शे के रास्ता ढूंढ लेना। और दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा है पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स। पॉलिसी ग्रेडियंट? हाँ, ये सीधे एजेंट की पॉलिसी यानी उसकी स्ट्रैटेजी या काम करने के तरीके को बेहतर बनाते हैं। ओके। ये खासकर तब उपयोगी होते हैं जब एजेंट के एक्शन बहुत फाइन हो, कंटिन्यूस हो, जैसे रोबोट के हाथ की मूवमेंट कंट्रोल करनी हो या शायद बातचीत में। समझ गई, ये सीधे बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने पर फोकस करते हैं। हाँ, ऑप्टिमाइज करते हैं पॉलिसी को। ये तो हुई एक अकेले एजेंट की बात, लेकिन आपने शुरू में मल्टी एजेंट सिस्टम का जिक्र किया था। हाँ। जब कई एजेंट एक साथ हों तब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। यही पर मल्टी एजेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी मार्ल का रोल आता है। मार्ल? हाँ, और ये आजकल बहुत अहम हो गया है। इसमें कई एजेंट एक साथ सीखते हैं और काम करते हैं। तो वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते हैं? हो सकता है वो या तो प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, जैसे किसी गेम में विरोधी, या ऑनलाइन नीलामी में बोली लगाने वाले? बिल्कुल, हर कोई अपना फायदा देखता है। या फिर वो सहयोगी हो सकते हैं। सहयोगी मतलब मिलकर काम करते हैं? हाँ, जहां वे साझे लक्ष्यों या रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं। सोचिए, शहर के सारे ट्रैफिक सिग्नल अच्छा, हाँ। वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें ताकि ट्रैफिक जैम कम हो सके। ये कोऑपरेटिव मार्ल का उदाहरण है। ये तो सच में बड़े काम की चीज लगती है। ट्रैफिक वाला उदाहरण तो बहुत रिलेटेबल है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। या फिर स्मार्ट एनर्जी ग्रिड, वो कैसे? जहां कई यूनिट्स मिलकर तय करती हैं कि बिजली कहां से आएगी, कहां जाएगी, ताकि बर्बादी कम हो, सबको बिजली मिले। यहां सबका लक्ष्य एक है, पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना। वाह! तो ट्रैफिक और एनर्जी ग्रिड के अलावा असल दुनिया में इसके और क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? मार्ल का इस्तेमाल हम हेल्थ केयर में भी देख रहे हैं। हेल्थ केयर में कैसे? जैसे हॉस्पिटल में रिसोर्स एलोकेशन, बेड कितने हैं, स्टाफ कितना है? मरीजों की बदलती संख्या के हिसाब से इन्हें कैसे बांटा जाए। ओ, ताकि सबको सही टाइम पर केयर मिल सके। हाँ, या फिर सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे पानी का बंटवारा किसी इलाके में, या हवा की क्वालिटी को मेंटेन करना। सही। और इन मामलों में अक्सर निष्पक्षता, फेयरनेस भी एक जरूरी लक्ष्य बन जाता है। सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, बल्कि ये भी देखना कि सबके साथ न्याय हो। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन जब इतने सारे एजेंट एक साथ सीख रहे हों, बदल रहे हों, तो क्या ये सब लागू करना आसान है? मुश्किलें नहीं आती? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। कई बड़ी चुनौतियां हैं, बिल्कुल। जैसे कि? एक तो है अस्थिरता, नॉन स्टेशनैरिटी। सोचिए, आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के बाकी एजेंट्स भी तो सीख रहे हैं और बदल रहे हैं ना। हाँ, तो आपके लिए माहौल लगातार बदलता रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। तो जो सीखा था वो शायद थोड़ी देर में काम ना आए। दूसरा,
अधूरी जानकारी, पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी। मतलब हर एजेंट को पूरी पिक्चर नहीं दिखती। हाँ, अक्सर किसी एक एजेंट को पूरी स्थिति का पता नहीं होता। उसे बस अपने हिस्से की सीमित जानकारी के आधार पर फैसले लेने होते हैं। और एक और चीज, जब सब मिलकर काम कर रहे हैं और टीम को कोई इनाम मिलता है। हाँ, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उस इनाम में किस एजेंट के किस काम का कितना हाथ था। इसे क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा। जैसे फुटबॉल टीम में गोल का क्रेडिट किसे दें। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इन सब चुनौतियों पर अभी बहुत रिसर्च चल रही है। समझ गई। तो कुल मिला के हमने देखा कि आरएल कैसे बदलते माहौल में ढल सकता है, और एमएआरएल के जरिए ये कई एजेंट वाले जटिल सिस्टम्स में, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर संसाधन बांटने तक, कैसे उपयोगी हो सकता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि आरएल सिर्फ अपना इंडिविजुअल रिवॉर्ड बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि सामाजिक सिस्टम्स में ये निष्पक्षता, समाज का भला, सोशल वेलफेयर और बदलते हालात के साथ तालमेल बिठाने जैसे बड़े लक्ष्यों को भी एड्रेस कर सकता है। भले ही वो चुनौतियां अभी भी हैं जिन पर काम करना बाकी है। हाँ, बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे आरएल सिस्टम हमारी जिंदगी के और करीब आ रहे हैं, चाहे वो संसाधन बांटने में हो या शायद पब्लिक पॉलिसी बनाने में, हम ये कैसे पक्का करें कि उनकी निष्पक्षता या भलाई की परिभाषा वो हमारे इंसानी मूल्यों से मेल खाती हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचना और काम करना बहुत जरूरी है। हाँ, इस पर सोचना वाकई जरूरी है। चलिए, आज के लिए इतना ही।